नमस्कार, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम टॉप पॉप्स में। आज जो शख्सियत हमारे साथ हैं बेहद ईमानदार, तेज तर्रार और दूरदर्शी छवि के लिए जाने जाते हैं। हम बात कर रहे हैं राजधानी लखनऊ में डीसीपी क्राइम और ट्रैफिक के पद की सुबह बढ़ाने वाले कमलेश दीक्षित जी की, जो वर्ष 2013 बैच के आईपीएस ऑफिसर हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम टॉप पॉप्स में। धन्यवाद। सर, शुरुआत करना चाहते हैं क्योंकि एक आईपीएस ऑफिसर बनने तक एक बड़ा संघर्ष होता है। कहाँ से शुरुआत हुई सर? किस परिवार से आते हैं आप? क्या मोटिवेशन रहा और कैसे आईपीएस बनने तक का सफ़र आपने तय किया सर? बचपन से जब पढ़ाई शुरू किया तब तो ये दिमाग में भी नहीं था कि मुझे जाकर के प्रशासनिक सेवा में जाना है। कठिन संघर्ष वाला समय था। हम लोग एक ग्रामीण पृष्ठभूमि से जुड़े हुए हैं जहाँ बहुत आगे तक की चीज़ों के बारे में बहुत जानकारी नहीं थी। ऐसे में जो शुरुआत हुई, एक पहले गांव के प्राइमरी स्कूल से शुरुआत हुई और उसके बाद जो कस्बे में जो इंटर कॉलेज था वहाँ से हमारी हाई स्कूल और इंटर तक की सेवा पढ़ाई किया। उसके बाद हम आ गए इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में, और इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में भी आने से पहले ये सारी प्रेरणा थी मेरे बड़े भाई की, जिनकी प्रेरणा से उन्होंने हमको इलाहाबाद में भेजा और मेरे दिमाग में बैठा दिया था कि आपको प्रशासनिक सेवा में जाना है। तो एक तरह से ये उनकी प्रेरणा रही जो मैं यहाँ पे पहुँचा, और वो संघर्ष करता रहा, उसका परिणाम मुझे मिला। बड़े भाई साहब का मोटिवेशन देने की वजह क्या थी? वो एक कह सकते हैं कि एक सामान्य से परिवार से हम लोग थे, और तब बहुत संसाधन नहीं हुआ का था, कठिन स्थितियाँ थीं। बड़े भैया हमेशा सोचते थे कि मैं कैसे आगे जाऊं, मेरा परिवार कैसे आगे जाए, इसको लेकर के उन्होंने, वो स्वयं भी शासकीय सेवा में रहे और खुद प्रशासनिक सेवा में नहीं गए, लेकिन बाकी को ये चाहते रहे कि हमारा परिवार प्रशासनिक सेवा में जाए, अच्छा कर सके, अच्छा नाम कर सके। तो वो प्रेरणा रही। बाबूजी तो हमारे किसान थे, तो उनको तो बस इससे मतलब था कि कोई सरकारी सेवा में चले जाएं, लेकिन प्रशासनिक सेवा में जाने का, ये भेजने का भैया ने एक स्वप्न दिखाया था, और उस स्वप्न को हकीकत में पूरा करने के लिए मैंने करीब 2 दशक से ऊपर हो गया पुलिस सेवा दे। 2013 बैच के आईपीएस, लेकिन 1997 से आप सेवाएं दे रहे हैं। सर, पहले कैसे पीपीएस का क्या सफ़र रहा, उसके पहले आप क्या करते थे, और फिर आईपीएस बनने तक का क्या रहा? ये जब अपने पिछला पन्ना पलटते हैं तो बड़ा अच्छा सा एक्सपीरियंस सा होता है कि कैसे मैं इलाहाबाद से ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद मैं गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज में प्रोफेसर के रूप में पब्लिक सर्विस कमीशन मध्य प्रदेश सिलेक्शन हुआ। वहाँ पे मैं जबलपुर में असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में अपनी सेवाएं देता रहा। उसके बाद मैं यहाँ प्रशासनिक सेवाओं की तैयारी कर रहा था। उसमें मेरा सिलेक्शन पहले स्टेट पुलिस सर्विस में पीपीएस में हुआ, और फिर उसके बाद से मेरा प्रमोशन हुआ। तो वो था, प्रयास किया गया था, कठिन प्रयास किया गया, और तब जाकर के ये सफलता मिली है और इस मकाम पे पहुंचने को मिला है। तो कहीं ना कहीं सर इस बात में हकीकत में सत्यता है कि प्रयास और एक अच्छी सोच से आदमी वहां तक पहुंच सकता है। देखिए, बिना योजनाबद्ध तरीके से काम किए हुए और बिना कठिन परिश्रम के आप इसके बारे में सोच नहीं सकते हैं। मैं ये जानता हूँ, एक तो शॉर्टकट कभी ना अपनाइए। अगर आपने शॉर्टकट अपनाया तो बहुत दूर तक आप नहीं चल सकते हैं। तो योजना बनाइए, अच्छे लक्ष्य निर्धारित कीजिए। लक्ष्य विहीन होकर के आप कोई भी चीज़ अचीव नहीं कर सकते हैं। तो पहले लक्ष्य बनाइए और उसके अनुसार आप अपनी प्लानिंग कीजिए, और परिश्रम का कोई विकल्प है नहीं। परिश्रम करेंगे तो निश्चित रूप से आज नहीं कल सफलता मिलेगी। सर, ये तो बात हुई कि कैसे कैसे परिश्रम करके आप वहाँ तक पहुँचे, लेकिन एक बात होती है सर, जब हम पढ़ाई करते हैं या फिर हम जब नौकरी में आते हैं या फिर एक जो सपना सोचे थे वहाँ तक पहुँचते हैं, लेकिन जब ज़मीन पे धरातल पे आते हैं कि पुलिस सर्विसेज बहुत डिफरेंट है अन्य सर्विसेज से, क्योंकि बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। तो जब आप वर्किंग फील्ड में आपकी पहली पोस्टिंग कहाँ पर हुई और फिर क्या अनुभव किया, क्योंकि आपने जो पढ़ा था और जो ज़मीन पर देखने को मिला वो क्या था हकीकत? ग्रामीण पृष्ठभूमि से होने के नाते और प्रशासनिक सेवा में परिवार का कोई था नहीं, तो पहले तो भय लगता था। खुद जब मैं स्वयं ट्रेनिंग में गया तो मुझे पुलिस का एटमॉस्फेयर देख करके मैं थोड़ा खुद ही भयग्रस्त ऐसा था कि कैसे मैं करूँगा। पर जो हम लोग की ट्रेनिंग होती है वो थोड़ा टफ सा रहता है काफ़ी। तो उसमें ट्रेनिंग में बहुत सारी चीज़ें आपको रफ टफ बना देती हैं, जिससे कि आने वाली परिस्थितियों का आप ठीक ढंग से सामना कर सकें। मुझे उस ट्रेनिंग के बाद से मेरी पहली पोस्टिंग हुई औरैया,
औरैया उस समय बड़ा चैलेंजिंग डिस्ट्रिक्ट था। वहाँ पे बहुत सारे गैंग्स उस समय थे, निर्भय गुजर से लेकर के रज्जन और तमाम गैंग्स काम करते थे और लोगों की किडनैपिंग बड़ी आम बात हुआ करती थी। तो एक विजन लेकर के कि मैं इस गैंग के पीछे मैं पड़ गया, कुछ लोग और हमारे साथ दिए जो विभाग के लोग थे, तो हम लोगों ने गैंग पे बहुत काम किया। मुझे याद आता है कि जब मैं औरैया में मेरी पोस्टिंग थी तो एक बार लगभग 1 दर्जन लोगों को, वहाँ पहले जो किडनैपिंग होती थी तो बड़ी संख्या में, कभी वो 4 लोगों को, 6 लोगों को, तो लगभग 1 दर्जन लोगों को उसने किडनैप किया निर्भय गुजर ने। और उसके बाद से उसने एक लेटर भेजा। लेटर में उसने लिखा कि मुझे इन लोगों से कुछ नहीं चाहिए, ये जो यहाँ का सीईओ है, मैं अजीत मल में सीईओ था, हाँ, कि यहाँ का जो सीईओ है अजीत मल, इसको यहाँ से हटा दिया जाए वरना इन लोगों को मैं मार दूंगा। उसके बाद से फिर हमारे तमाम अधिकारीगण वहाँ पे आए, उन्होंने चीज़ों को देखा, फिर काम ने देखा। खैर वो हम सारे उन 1 दर्जन लोगों को हमने सकुशल मुक्त कराया उसके चंगुल से और गैंग के खिलाफ में काम करते रहे। तो हम लोग जिस पृष्ठभूमि से थे उसमें वह भी बड़ा काम आया कि हम लोग खुद ही बड़े रफ टफ पृष्ठभूमि से आए हुए थे, तो काम करने में उस तरह की कोई दिक्कत नहीं आई। और बाकी हमेशा वरिष्ठ अधिकारियों का गाइडेंस मिलता ही रहा। सर, कई जिलों की आपने कमान संभाली, हमीरपुर में असलाह फैक्ट्री, अवैध असलहे बनते थे, क्या वाकया था सर, वो कैसे उस मामले का खुलासा हुआ? हर डिस्ट्रिक्ट के अपने अपने चैलेंजेज रहते हैं। तो हमीरपुर में जब मैं एसपी था तो वहाँ असलहों का शौक़ लोगों को बहुत है। वहाँ चाहे जिस परिस्थिति में हो, लेकिन असलहा लोग, चाहे लाइसेंसी असलहे अब बनने कम हो गए, तो गैर लाइसेंसी असलहे रखने की प्रवृत्ति लोगों में एक तरह से कह सकते हैं कि बढ़ गई। तो बड़ी संख्या में वहाँ पे असलहे लोग रखते थे और धीरे धीरे फिर वहाँ पे हमने सूचना तंत्र डेवलप किया। सूचना तंत्र डेवलप करने के बाद बहुत सारे वहाँ पे इलीगल वेपन्स के फैक्ट्रियाँ बरामद हुई और ऐसी बहुत बड़ी बड़ी रिकवरी हुई। एक नहीं, वहाँ दर्जनों फैक्ट्रियाँ वहाँ पकड़ी गई, काफ़ी रिकवरी हुई, जिससे कि अपराध में भी काफ़ी अंकुश लगा था वहाँ पर। सर, बात करते हैं, आप वाराणसी रहे, आप हमीरपुर रहे, मुरादाबाद, बुलंदशहर, कानपुर, तमाम शहर की जो आपने जिम्मेदारी बखूबी निभाई है, उसके लिए आपको कई बार अवार्ड्स भी मिले हैं। अब बात करते हैं सर, लखनऊ पे आते हैं। लखनऊ की जिम्मेदारी मिली आपको, एक बेहद अहम जिम्मेदारी आप इस समय देख रहे हैं, क्राइम और ट्रैफिक। हम क्राइम पे आते हैं कि क्राइम का भी एक नया फेज सामने आया सर, साइबर क्राइम। कैसे देख रहे हैं सर साइबर क्राइम में, और अभी का जो क्या लेटेस्ट साइबर क्राइम का क्या पैटर्न चल रहा है? हमने डिजिटल अरेस्ट सुना, हमने साइबर क्राइम में ये सब चीज़ें। अब इस समय लेटेस्ट पैटर्न क्या चल रहा है कि डिजिटल अरेस्ट काफ़ी हाईलाइट हो गया, तो ये समय समय पैटर्न बदलते रहते हैं। अभी क्या चल रहा है और कैसे देख रहे हैं आप साइबर क्राइम को? क्राइम का पैटर्न धीरे धीरे काफ़ी कुछ चेंज हो रहा है। पहले लूट और डकैती की घटनाएं ज़्यादा हुआ करती थी, उसमें क्राइम करने वाले के में भी रिस्क था, बहुत बार पकड़ा जाता था, रात में जाकर रैकी करना तमाम। दूसरा, पुलिस के पास संसाधन बढ़े, सक्रियता बढ़ी, तो उसके कारण इन सब चीज़ों पे रोक सा एक तरह से हो गया। पहले पुलिस के पास अच्छी गाड़ियां नहीं थी, सड़कें अच्छी नहीं थी कि जल्दी पहुंच पावे, पेट्रोलिंग थोड़ा मुश्किल हुआ करता था। अब पुलिस की रीच हर गांव तक, हर मोहल्ले तक जल्दी हुआ, जिसके कारण इन चीज़ों पे प्रभावी अंकुश लगा। फिर अपराधियों को एक नया तरीका मिला, वो साइबर, वो एक उन्होंने अपना एक हथियार सा ये बना लिया और उसके कारण दूर बैठा हुआ आदमी आपके घर में डकैती डाल रहा है, आपकी सहमति से, जो आपकी लापरवाही से हो सकता है, आपके लालच से हो सकता है, या आपके भय से हो सकता है। तो साइबर फ्रॉड ने एक नया ऐसा ट्रेंड डेवलप हुआ है जिसमें बड़ी संख्या में लोग इसके चपेट में आ रहे हैं। हम लोग लगातार साइबर जागरूकता फैलाने का काम कर रहे हैं, पर फिर भी प्रायः देखा जा रहा है कि जो लोग पढ़े लिखे हैं, अच्छी तरह से इन चीज़ों को जानते हैं, वह उनके द्वारा भी इस तरह की चीज़ों की लापरवाही बरती जा रही है, जिसके कारण उनके घटनाएं हो रही हैं। जहाँ तक आप लेटेस्ट ट्रेंड की जो बात कर रहे हैं, तो देखिए 2 तरह के साइबर फ्रॉड 2 तरह से हैं। एक तो भय, बस जो आपको कोई डिजिटल अरेस्ट करता है। भय क्या दिखाते हैं कि आपसे बात करेंगे, बात करके सामने मोबाइल पे किसी पुलिस अधिकारी का फोटो आता रहेगा, वो किसी क्राइम ब्रांच के अधिकारी बन के बात कर सकते हैं, या सीबीआई के या ईडी के, किसी भी ऐसी जांच एजेंसी से, जिससे कि आपको भय लगे।
तो फोटो आने के बाद से आपको यकीन होता है कि सामने वाला पुलिस अफसर बोल रहा है, और उसके बाद से वो शुरू करते हैं कि आपका पैन कार्ड या आधार कार्ड या आपका फ़ोन नंबर या आपका अकाउंट कहीं न कहीं एंटी नेशनल मूवमेंट में लगा हुआ है। आप पहले इन चीज़ों को मानते नहीं हैं और उसका खंडन करते हैं, तो कहा कि नहीं मेरे पास सारा प्रूफ है, और वहाँ से कुछ डॉक्यूमेंट्स ऐसे भेज देते हैं जिसमें आपको लगता है कि अरे हाँ ये तो है। फिर वो यहाँ तक कि कुछ डॉक्यूमेंट्स आपके पास भेज देंगे कि आपकी ये देखिए NBW आपका निकला हुआ है और हमारी टीम जा रही है आपको अरेस्ट करने के लिए। आपको सहसा लगता है कि अरे ये क्या, मैं तो गिरफ्तार होने जा रहा हूँ। फिर आप एक तरह से डर से जाते हैं और उसका वो लाभ उठाते हैं। इसमें बहुत सारे रिटायर्ड लोग जो एक रिटायर होने के बाद से GPF जो एक हैंडसम अमाउंट मिलता है, पहले एक प्रवृत्ति सी लोगों में थी कि अपने पैसे को सुरक्षित ढंग से एक बैंक में रख देते थे, पर आजकल लोग चाहते हैं कि हमारा पैसा हमारे लिए काम करे और जल्दी से जल्दी ये जितना अधिक हो सके ये डबल हो जाए, ट्रिपल हो जाए, इस दौड़ में लोग शामिल हो जाए, और यही वो दौड़ है जो आपको अंतोगत्वा गड्ढे में लेकर जाती है। ऐसे में बहुत बार ऐसा देखा जा रहा है कि आजकल जो लेटेस्ट ट्रेंड चल रहा है कि किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफार्म पे हो सकता है कि कोई लड़की आपको फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजे। फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजने के बाद से नॉर्मली पहले होता यह है कि आप ये सोचते हैं कि लड़की ने फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजा है तो ये लड़की कुछ इससे हम फ्री होकर बात कर सकते हैं। पाया गया हाँ एक परसेप्शन की लड़की अगर फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज रही है तब तो इसका मतलब कि लड़की आप कह सकते हैं कि चालू टाइप की होगी। इस टाइप से लोग परसेप्शन तो इंजॉय करने के लिए वो फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करते हैं कि थोड़ा इससे बातचीत करेंगे, लेकिन बातचीत करने के दौरान लड़की द्वारा जब ये बताया जाए कि मैं ऐसी नहीं हूँ और मैं तो खुद भी कई जगह धोखा खा चुकी हूँ, तो मैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर सिर्फ इसलिए हूँ कि मैं लोगों को गाइड कर सकूँ कि आप सही इन्वेस्ट कीजिए अपने पैसे को, जिससे कि अधिक से अधिक प्रॉफिट हो सके। आपसे बात वो ऐसे करेंगी कि हमने अपना पैसा लगाया था, हमको खुद भी बहुत नुकसान हो चुका, लेकिन धीरे धीरे अब मैं इस स्टेज में हूँ कि मैं अच्छा प्रॉफिट ले रही हूँ और दूसरों को भी मैं गाइड कर पा रही हूँ। तो आपसे भी यही अनुरोध है कि आप अपने सही पैसे को सही जगह इन्वेस्ट कीजिए। लोगों को उसकी बातों पे यकीन सा हो जाता है और उसके बाद से उसके बताए चीज़ों पे वो इन्वेस्ट करना शुरू करते हैं। लड़की द्वारा भरोसा में लेने के लिए यह भी कहा जाता है कि आप एक बार थोड़ा अमाउंट लगा करके आप चेक कर लीजिए कि आपको प्रॉफिट मिल रहा है कि नहीं। जब देखते हैं कि उनके ऑन स्क्रीन ये शो रहा है कि अच्छा प्रॉफिट मिल रहा है, तो फिर उस लड़की द्वारा यह यकीन दिलाने के लिए कि आप एक काम कीजिए, पहले इस पैसे को निकालिए, निकाल के देखिए कि वास्तव में ये पैसा आपके अकाउंट में आ पा रहा है कि नहीं आ पा रहा है। आदमी वह स्टेप भी उठाता है। फिर जब पैसा निकल जा रहा है तो लोग समझेंगे ये तो बहुत अच्छा है, एक यकीन सा हो जाता है। और कभी कभी तो 2 बार 3 बार तक वो कह रही हैं कि आप पैसा निकालिए। धीरे धीरे जब पैसा आप जब 2 बार 3 बार निकाल ले रहे हैं तब तो पक्का आपको बिल्कुल भरोसा ही कर लेते हैं कि बस ये सही है। उसके बाद से फिर आप एक बड़ा अमाउंट लगाना शुरू करते हैं और ये अमाउंट किसी का लाखों में जा रहा है, किसी का करोड़ों में जा रहा है। कुछ लोग तो कर्ज लेकर के, कुछ लोग परिचितों से, कुछ लोग लैंड अपना गिरवी रख करके तरह तरह से पैसा, और वो देखते हैं ऑन स्क्रीन देखते हैं कि जब वो देखते हैं कि अरे तो इतना अमाउंट हो चुका है, बड़ा खुश होते हैं कि हमारा पैसा सही जगह में लगा हुआ है। और एक सीमा के बाद जब वो पैसा अच्छा दिखने लगता है, चाहते हैं कि इसको निकालें, तो फिर जब वो निकालने की कोशिश करते हैं तो उसके बाद से उनके साथ शुरू होता है कि अभी इसमें आपको इतना इनकम टैक्स देना पड़ेगा, ये रजिस्ट्रेशन चार्ज है, ये तरह तरह के चार्जेस बता के उनसे और पैसा जमा कराता है। एक बार किसी का 10 लाख रुपया लग गया तो ये सोचता है कि अच्छा चलो ये 2 लाख का है, ये 2 लाख भी जमा कर देते हैं, हमारा क्या करना है, फिर निकल आएगा। जब आपका फिर आप जब जमा करेंगे तो आपका पैसा नहीं निकलता है। आपको लगता है कि यार जब इतना पैसा मेरा फंसी गया है, 1 लाख रुपया और देते हैं। और यही वो गेम है जो शुरू होते होते कोई 40 लाख, कोई 50 लाख, कोई 10 लाख, कोई 1 करोड़, कोई 2 करोड़, कोई 3 करोड़, आप पूछिए मत कि कहाँ तक ये जा रहा है। कुछ लोग इस चक्कर में बर्बाद हो जा रहे हैं। तो बहुत अच्छा है कि आपके माध्यम से ये बातें लोगों तक ये पहुँचेंगी, और मेरा दावा है कि आपकी ये जब वीडियो और लोगों तक पहुंचेगा तो ज़रूर इसमें से कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो यह कार्य कर रहे होंगे, उनको ये समझ में ज़रूर आएगा।
तो ये बहुत अच्छा हुआ कि आपसे ये वार्ता हुई और लोगों को ये जानकारी मिलेगी किस तरह से उनके पैसे के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। यहाँ तक कि एक आपको टेलीग्राम ऐप पे वो एक ग्रुप दिखाएंगी जिसमें बड़े बड़े अधिकारी, ब्रिगेडियर है, कोई इंजीनियर है, कोई डॉक्टर है, कोई टीचर है, कोई प्रोफेसर है, तरह तरह के लोग उस ग्रुप में होंगे जो लगातार दिखा रहे होंगे। उसमें ये शो हो रहा होगा कि ये भी इन्वेस्ट कर रहे हैं, इनको अच्छा प्रॉफिट मिल रहा है। और वो सारी चीज़ें जो आपको यकीन दिलाने के लिए कभी कभी लोग शक करने लगते हैं कि सही है कि नहीं है, उसी ग्रुप में से भी कुछ लोग आपको मिलेंगे, कहेंगे कि देखिए शक मैं भी कर रहा था लेकिन मेरे साथ तो अच्छा ही हुआ। तो ये एक ऐसा आपके साथ ये ब्रेन गेम चला रहे हैं जिसमें आपको जब सब कुछ लुट जाता है तब आपको एहसास होता है। तो ये मैं आपके माध्यम से लोगों से ये अपील करूँगा कि सावधान रहें, सजग रहें। कोई भी ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं है जो इतना बैठे बिठाए आपको इतना प्रॉफिट दे सके। तो आप अपने पैसे को सही ढंग से लगाइए और थोड़े बहकावे में ना आइए, किसी भय और लालच में आकर के अपने पैसे को यूं न गंवाइए। तो ये आपके माध्यम से जरूर मैं चाहूँगा। सर, बात आपने जो बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन दी, लेकिन साथ ही साथ जो लोग आगे अभी इसमें जो शिकार हो चुके हैं, इससे बचने के लिए अगर ऐसा कुछ उनके साथ हादसा हो जाता है, तत्काल सरकारी सेवाएं क्या हैं? हाँ बिल्कुल, देखिए एक तो जागरूकता ही उपाय है। आप जागरूक रहेंगे तो आपके साथ ये नहीं होगा। एक तो ये चीज़, दूसरा जैसे ही आपके साथ हो जाता है ये, तो आप तत्काल पुलिस को इन्फॉर्मेशन जरूर दीजिए। एक तो एक नंबर है 1930, तत्काल उस पर कॉल कीजिए। जितना जल्दी आप साइबर सेल को, साइबर थाने को, निकटतम थाने को 1930 पर जितना जल्दी आप इंफॉर्मेशन देंगे उतनी जल्दी पैसा रिकवरी की चांसेस बढ़ जाएंगे। आप जितना देर होगा तो रिकवरी उतना ही लेट होगी। ये करते क्या हैं जो साइबर फ्रॉड वाले हैं, ये अकाउंट जो देते हैं उसमें से जल्दी पैसा ही निकालना चाहते हैं। तो ये डिपेंड करता है कि हम कितना जल्दी ये इन्फॉर्मेशन, ये एहसास हमको जब हो जाए तो हम तत्काल ये इन्फॉर्मेशन दें जिससे कि आपके पैसे को ब्लॉक कराया जा सके, फ्रीज कराया जा सके और आपका पैसा डूबने से बच जाए। तो ये जरूरी है कि आप तत्काल पुलिस को इन्फॉर्मेशन जरूर दीजिए। तत्काल सहायता पुलिस के लिए, घबराएं नहीं, डरे नहीं, सीधे जाएं। सर, एक और बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है और विभाग भी आप देख रहे हैं, आप ट्रैफिक की बात करते हैं। अमूमन लोगों को लगता है कि सारी जिम्मेदारी ट्रैफिक पुलिस की है और तमाम, कभी जाम लगे, कुछ भी होता है तो सारा ठिकड़ा ट्रैफिक पुलिस पे फूटता है। कैसे देखते हैं आपको कि ट्रैफिक पुलिस की कितनी जिम्मेदारी और आम जनता की क्या जिम्मेदारी है? ट्रैफिक ऐसा टॉपिक है जिसमें कभी कोई संतुष्ट नहीं हो पाता है। हर आदमी को लगता है कि ट्रैफिक सही नहीं है और आज से नहीं, ये वर्षों से चल रहा है और सभी जगह, सारे, चाहे वो लखनऊ हो चाहे किसी कस्बे में, लोगों को लगता है कि, और ये वर्षों से चल रहा है और प्रायः दिखाई जा रहा है कि लोगों को लगता है कि ये जो ट्रैफिक पुलिसकर्मी है ये ठीक ढंग से काम नहीं कर रहा है, इसलिए सारी प्रॉब्लम इसी वजह से है। इसलिए हर आदमी, एक तो लगता है कि ट्रैफिक का नॉलेज ट्रैफिक वालों को कम है और जो लोग रोड पे चल रहे हैं उन्हें ट्रैफिक का नॉलेज ज़्यादा है, तो हर आदमी ट्रैफिक के संबंध में जरूर ज्ञान देता है। पॉसिबल है, अनुभव से हम लोग भी सीखते हैं, आम आदमी भी से भी बहुत कुछ हम लोग भी सीखते हैं और हमेशा हमारा लक्ष्य यही रहता है एक बेहतर ट्रैफिक दिया जाए। हम भी चाहते हैं लोग घर से अगर निकल रहे हैं तो अपने गंतव्य पे जल्दी से जल्दी पहुंच जाएं, हमारी भी एक कोशिश रहती है। लेकिन आजकल पता नहीं क्या हो गया है, लोग बहुत ज़्यादा जल्दी में हैं। पहले इतनी जल्दी नहीं थी, उस जल्दी में लोग कानून हाथ में ले रहे हैं। जल्दी के चक्कर में ट्रैफिक रूल्स को लोग फॉलो नहीं कर रहे हैं, परिणाम स्वरूप और देर हो रहा है। रेड लाइट है और फिर भी कुछ लोग उसे वायलेट करते हुए आगे निकल जाते हैं। जो रेड लाइट को देख करके खड़ा है उसे लगता है कि अरे मैं तो बेकार में ही यहाँ खड़ा रह गया, ये तो हमसे बेहतर है जो यहाँ से निकल गया। इस चक्कर में फिर दूसरे लोग भी यही काम करते हैं, तो जिसके परिणाम स्वरूप आप देखते हैं कि फिर जाम और तमाम। और दूसरा, ट्रैफिक के बारे में मैं बता दूं, ये ट्रैफिक सिर्फ एक, आप अगर ये सोच रहे हो दिमाग में हो कि ट्रैफिक कांस्टेबल से ही ट्रैफिक व्यवस्था सही हो जाएगी, तो ऐसा नहीं है। बहुत सारे विभागों का रोल रहता है। इंफ्रास्ट्रक्चर जितना बेहतर होगा ट्रैफिक उतना ही बेहतर मिलेगा। तो बहुत सारे विभाग, PWD हो गया, NHAI हो गया, नगर निगम हो गया,
डेवलपमेंट अथॉरिटी हो गई, ये बहुत सारे डिपार्टमेंट मिलकर, सेतु निगम, बहुत सारे डिपार्टमेंट मिलकर के तब जाकर के बेहतर ट्रैफिक हम दे पाते हैं। तो ज़रूरी है कि इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा ठीक हो, रोड पे हमारी रोड इंजीनियरिंग बेहतर हो। तो इन सारी चीज़ों के समय समय पे विभिन्न विभागों के साथ मीटिंग भी होती रहती है, लेकिन आप हर चीज़ बटन दबाते नहीं हो। पहले की अपेक्षा आप देख रहे हैं सड़कें भी पहले से बेहतर हो रही हैं और तमाम अच्छी अच्छी सड़कें बन रही हैं, फ्लाईओवर्स बन रहे हैं। आने वाले समय में चीज़ें बेहतर होंगी, लेकिन बहुत ज़्यादा ट्रैफिक रोड पे आ गया है। डेली हजारों की संख्या में गाड़ियां लखनऊ पे रोड पे आ रही हैं। 80% लोग अच्छे हैं जो ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करते हैं, समाज के बनाई हुए नियमों का पालन करते हैं। 80% लोग हैं, 20% लोग ये प्रवृत्ति थोड़ी सी बढ़ती जा रही है। लेकिन सर यही 20% तो 80% को परेशान कर रहे हैं और टिकड़ा फूट रहा है ट्रैफिक पुलिस पे। हाँ, बिल्कुल सही है कि आप जैसे लेफ्ट टर्न हमेशा फ्री रहना चाहिए। हम लोग भी ये कोशिश करते हैं लेफ्ट टर्न फ्री रहे, लेकिन जा करके लेफ्ट टर्न पे ही कुछ लोग खड़े हो जाएंगे। जाना स्ट्रेट है, सीधे जाना उनको लेफ्ट नहीं जाना है, स्ट्रेट जाना है। लेकिन अब परिणाम स्वरूप जिनको लेफ्ट भी जाना है वो भी चौराहे पे रुक जाते हैं, क्योंकि लेफ्ट खाली दिख रहा है तो उसमें हम ज्यादा आगे तक निकल जाएंगे, लेकिन वो सबको पीछे भगा दे रहे हैं। करेक्ट। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें उनको आगे से मुड़ के आना है, लेकिन लोग थोड़ा सा भी आगे चलना गवारा नहीं होता है, वहीं से मुड़ेंगे। तो हम लोग ये व्यवस्था कर रहे हैं, कई जगह दिया गया है, चौराहों पे से हम लोग आगे यू टर्न का प्रबंध किए हुए हैं, थोड़ा सा घूम के आएंगे। उसका परिणाम भी बहुत अच्छा मिल रहा है। जैसे लखनऊ में ही गंज, अब बरसों से लोग परेशान थे, वहाँ उनको लगभग 10 मिनट लग जाता था गंज चौराहा क्रॉस करने में। 3 बार 4 बार जब रेड लाइट से गुजरना पड़ता था तब जाके क्रॉस कर पाते थे। तो हमने यू टर्न का प्रबंध किया, विधानसभा के सामने से यू टर्न करके लाते हैं और साथ ही उधर श्री राम टावर से यू टर्न करके आते हैं। इसका परिणाम ये हुआ कि बिल्कुल गंज चौराहे पे शुरू में लोगों को लगा कि अरे पुलिस ने ये क्या व्यवस्था की। आज सबको महसूस होता है कि गंज चौराहा बहुत अच्छा हो गया है। ऐसे ही हम कई चौराहों पे हमने ये प्रबंध किया है और उसके रिजल्ट भी अच्छे मिल रहे हैं। कहीं भी अगर आप हैं तो आप देखिए आज ज़्यादातर शहर ट्रैफिक की वजह से बहुत परेशान चल रहे हैं। बाहर तो सड़कें अच्छी हो रही हैं, बड़े अच्छे अच्छे हाईवेज बन रहे हैं, एक्सप्रेसवे बन रहा है, सरकार लगातार अच्छी सड़कें दे रही हैं। मतलब यूपी में तो गजब का काम हुआ कि इस सरकार ने तो क्या एक तरफ डेवलपमेंट ने रफ्तार पकड़ी है, दूसरी तरफ अच्छी सड़कों ने तो विभिन्न क्षेत्रों में लगातार काम हो रहा है। लॉ एंड ऑर्डर के फ्रंट पे आप देख रहे हैं कि सरकार ने ऐसा किया है कि आज लोगों का भरोसा कितना ज़्यादा बढ़ गया है। तो लेकिन कस्बे अभी पुराने हैं, सड़कें उतनी चौड़ी नहीं हो सकती हैं, तो थोड़ी दिक्कतें हैं। ये बात पब्लिक को भी समझना चाहिए। थोड़ा धैर्य रखेंगे तो निश्चित रूप से बेहतर मिलेगी। और दूसरा, हेलमेट को लोग ये सोचते हैं कि हेलमेट पुलिस के चालान से बचने के लिए लोग हेलमेट का यूज़ करते हैं। तो जब तक ये दिमाग में रहेगा कि ये चालान से बचेंगे तब तक हेलमेट का यूज़ नहीं करेंगे। आदमी पता नहीं क्यों सोचता है कि हमारे साथ कोई घटना नहीं होगी, घटना किसी और के ही साथ होगी, तो वो हेलमेट का यूज़ नहीं करना चाहते हैं। जबकि रोज़मर्रा में आप देख रहे हैं कि न जाने कितनी घटनाएं ऐसी हो गई कि आप हेलमेट नहीं पहने हुए थे जिसके कारण हुआ। ऐसे ही सीट बेल्ट भी आदमी उलझन सा उसको महसूस होता है। हालांकि जिन लोगों की सीट बेल्ट की आदत हो गई है वो बिना सीट बेल्ट लगाए नहीं बैठते हैं। और तमाम घटनाएं इस बात का परिचायक है कि जिन्होंने सीट बेल्ट लगाया ज़िंदगी बच गई, और वहीं पे जिन लोगों ने कुछ सीट बेल्ट नहीं लगाया था जान से हाथ धोना पड़ा। तो हम लोगों को भी तकलीफ़ होता है। हम लोग भी ऐसे मौके पे जाते हैं जहाँ कोई दुर्घटना होती है और देखते हैं कि बिना हेलमेट के कारण इसकी जान चली गई, तो तकलीफ़ होता है। जाने वाला चला जाता है लेकिन परिवार उसका तड़पता रहता है, उसकी यादें रह जाती हैं। तो ऐसे में हम लोग भी हमेशा कोशिश करते हैं। तो ये आपके माध्यम से भी मैं चाहूँगा कि रोड सेफ्टी के लिए ज़रूरी है कि आप थोड़ा सजग रहिए, सतर्क रहिए, ट्रैफिक नियमों का पालन कीजिए, थोड़ा तो धैर्य रखिए। ठीक है, जल्दी है, आजकल हर आदमी जल्दी है, उसको कहीं भी जाने की, हॉस्पिटल जाने की जल्दी है, बाजार जाने की जल्दी है, ऑफिस जाने की जल्दी है, कुछ भी करना है वो जल्दी है, माना। लेकिन ऐसी भी क्या जल्दी कि अपना जीवन ही संकट में पड़ जाए और आप लौट के ना आ सके, तो ऐसी जल्दी में ना पड़ें। आप थोड़ा तो धैर्य रखिए। हम भी चाह रहे हैं कि आप जल्दी अपने गंतव्य पे पहुँचें, लेकिन कुछ थोड़ा पेशेंस लाइफ में जरूरी है, सुरक्षित पहुँचे, ये हम भी ये चाहते हैं। तो ये थे हमारे साथ आईपीएस ऑफिसर कमलेश दीक्षित जी, जिन्होंने साफ निर्देश दिया
अति से बचें और संघर्ष को हमेशा अपने जीवन में सबसे आगे रखें। और मिलते हैं अगली बार ऐसे एक टॉप कॉप के साथ।